गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम लोग एक नए सेशन के साथ आए हैं। चूँकि अभी हमारे सीजीएल का एग्ज़ाम भी आने वाला और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हैं, तो मैं क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। जैसा कि आज मैं कॉमन एरर्स पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। यानी जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस कॉमन एरर्स के आए हैं, खासतौर से प्रपोजिशन को लेकर। तो प्रपोजिशन को लेकर आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। यानी हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रपोजिशन से रिलेटेड पिछले कई सालों में पूछे गए प्रश्न किस तरह से आए हैं, उस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मेरा ये प्रयास है, मेरी ये कोशिश है कि आपको इतने क्वेश्चन करा दिए जाएं ताकि एग्जाम से पहले पहले आपको बहुत कुछ क्या हो सके, पता हो सके, और जिससे कि आप एग्जाम में जाएं तो इजीली आपके क्वेश्चंस क्या हो सके, सॉल्व हो सके। तो आज का जो सेशन हम लोग करने वाले हैं वो दरअसल प्रपोजिशन को लेकर करने वाले हैं। हालांकि पिछले सेशन में मैं वॉइसेस के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसमें हम लोगों ने अभी तक 2 क्लास किया है, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी बात करी थी और उसके बाद दूसरे क्लास में हम लोग, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट तक पहुंचे थे और शायद मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। तो अगली क्लास में हम वहीं से वॉइस का चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन आज हम लोग प्रैक्टिस के लिए प्रपोजिशन के बेस पे, प्रपोजिशन बेस्ड हम लोग कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लिख रखा है, पहला सेंटेंस मैंने लिखा है कॉमन एरर का। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको दिखे होंगे। देखिए पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, आई हैव बीन वर्किंग in this organization since 3 years। मैंने क्या लिखा है, I have been working in this organization since 3 years, कि मैं पिछले 3 सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं। अब आप लोग देखकर समझ रहे होंगे कि भाई ये सेंटेंस हमारा किस में लिखा गया है, परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा गया है। बिल्कुल सही बात, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस लिखा गया है। अब देखिए, चूंकि मैं प्रपोजिशन की बात कर रहा हूं तो यहां पर देखिए हैव बीन वर्किंग आपने लिखा, हैव बीन लिखा है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में आपने क्या लिखा है, वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां तक तो कोई प्रपोजिशन है भी नहीं, है ना। तीसरे पार्ट में हमें सिंस दिख रहा है ना, लेकिन हमने सिंस जो यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है, 3 इयर्स के लिए यूज किया है। आपने कभी टाइम को बताने के लिए प्रपोजिशन में पढ़ा होगा सिंस और फॉर, जिसमें आपने ये पढ़ा होगा कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है और फॉर किसकी बात करता है, पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। लिहाजा ये जो हमारा एरर है वो तीसरे पार्ट में है, यानी सी पार्ट में हमारा एरर है, जहां पर सिंस की जगह पर क्या होना चाहिए, फॉर होना चाहिए। जब आप सिंस की जगह पर फॉर लिखेंगे तब जाकर सेंटेंस आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन समस्या बच्चों के लिए ये आती है कि वो इस चीज को समझ नहीं पाते कि भाई कोई टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम किस तरह से कंसीडर किया जाएगा, या कोई टाइम, पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से कंसीडर किया जाएगा। जैसा कि मैंने इस सेंटेंस में लिख रखा है 3 इयर्स, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इस 3 इयर्स को मैं क्या बता रहा हूं कि ये पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन आपके लिए समस्या होती है कि आप उस सेंटेंस को कैसे जानेंगे, उस टाइम को कैसे जानेंगे कि ये टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो मैं आज आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, और मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई आप, है ना, दोनों के बीच डिफरेंस करना क्या करें, जान जाए और सीख जाए कि कोई टाइम पीरियड ऑफ टाइम कब कहलाएगा, कोई टाइम पॉइंट ऑफ टाइम कब कहलाएगा। तो मेरी बात याद रखिएगा, कोई भी टाइम पीरियड ऑफ टाइम तब कहलाएगा जब आपने किसी नाउन को टाइम के लिए यूज किया हो और उस नाउन के पहले कोई क्वालिफायर आ रहा हो, और वो क्वालिफायर इस तरह से हो कि या तो वो संख्या हो या तो वो क्या हो, आर्टिकल हो, है ना। संख्या का मतलब यानी कोई ऐसा वर्ड जो संख्या के लिए आता हो, संख्या को बताता हो। जैसे यहां पर आपने देयर वर्ड जो लिख रखा है, ये किसकी बात कर रहा है, संख्या की बात कर रहा है, 3। इसी तरह से जैसे आप सेंटेंस में सम लिखते हैं, आप एनी लिखते हैं, आप मैनी लिखते हैं, आप सेवरल लिखते हैं, इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। आपने कभी फ्यू भी लिखा होगा सेंटेंस में, तो बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसकी बात करता है, संख्या की बात करता है। तो किसी नाउन को आपने टाइम के लिए यूज किया हो सेंटेंस में, जैसे देखिए यहां पर आपने क्या लिखा है, ईयर्स लिखा है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ईयर्स क्या है, ये वो नाउन है जो समय की बात कर रहा है, लेकिन उस नाउन के पहले यहां पर क्या आ रहा है,
एक संख्या आ रही है। तो अगर किसी नाउन को टाइम के लिए यूज किया गया हो और उस नाउन के पहले क्या हो, संख्या हो, या उसके पहले आर्टिकल आ रहा हो, आर्टिकल का मतलब ए, एन या द, यानी चाहे डेफिनिट आर्टिकल द आ रहा हो, चाहे इंडेफिनिट आर्टिकल आ या एन आ रहा हो, जैसे अ वीक लिख दिया जाए, अ मंथ लिख दिया जाए, तो ये सब भी टाइम हमारा क्या कहलाएगा, पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा। लिहाजा यहां पर आपने क्या लिख रखा है, 3 लिख रखा है, एक नंबर लिख रखा है, तो नंबर आने पर कोई भी टाइम हमारा क्या कहलाएगा, पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा। और आपने पढ़ा है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, फॉर यूज करते हैं। लिहाजा यहां पर सिंस किससे रिप्लेस हो जाएगा, फॉर से रिप्लेस हो जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस आपने लिखा है, अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, कि एक अच्छी डाइट एक अच्छी सेहत के लिए क्या है, जरूरी है। आप ये कहना चाह रहे हैं इस सेंटेंस में। अब देखिए, अ वेल बैलेंस्ड डाइट है ना, यहां पर डाइट के लिए वेल बैलेंस्ड को एज एडजेक्टिव यूज किया गया है, और यहां पर देखिए एसेंशियल के साथ आपने क्या किया है, फॉर यूज किया है। और मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एसेंशियल ऐसा वर्ड है जिसके लिए हम क्या करते हैं, प्रपोजिशन फॉर यूज करते हैं। लिहाजा ये जो सेंटेंस है हमारा, ये नो एरर वाला सेंटेंस है। यहां पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। लेकिन मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि भाई फॉर एसेंशियल के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी है ना एसेंशियल के साथ टू यूज करके दे दिया जाता है, जो कि पूरी तरह से क्या है, इनकरेक्ट है। अगर इस तरह से लिख दिया गया होता, इज एसेंशियल टू गुड हेल्थ, तो सेंटेंस पूरी तरह से वो क्या माना जाता, इनकरेक्ट माना जाता। तो ध्यान रखिएगा कि एसेंशियल के साथ हमेशा प्रपोजिशन क्या आता है, फॉर आता है। ठीक है, अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सॉ माई फ्रेंड्स व्हाइल आई वॉज इन न्यू दिल्ली ऑन वेकेशन दिस समर। यानी इस गर्मी के छुट्टी में है ना, जब मैं दिल्ली में था तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ या डिसअपॉइंट रहा, किस वजह से, इन नॉट हैविंग सॉ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्त से मुलाकात ना होने की वजह से ये सेंटेंस कहा जा रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में जो गलती है वो क्या है, देखिए समझिए इस चीज को। यहां पर देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए इस सेंटेंस में बोर्ड ने क्या किया है, डिसअपॉइंट के साथ इन लिख दिया है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं कि प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, जिरंड फॉर्म भी आ जाता है। तो इसने क्या लिख रखा है ना, जिरंड फॉर्म लिख रखा है, आपको बोर्ड ने ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, हैविंग लिख रखा है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि डिसअपॉइंट इस तरह का वर्ब है जिसके लिए हम कभी प्रपोजिशन इन यूज करते ही नहीं, बल्कि डिसअपॉइंट के साथ क्या होता है, टू होता है, और वो एज अ इंफिनिटिव आता है ना। यानी यहां पर जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए था वो यूं होना चाहिए था, डिसअपॉइंटेड टू हैव, है ना, डिसअपॉइंटेड नॉट टू हैव। यानी जब आप इंफिनिटिव के साथ टू यूज करते हैं तो आपने सुना होगा कि वो नॉट जो होता है ना, ठीक है, इंफिनिटिव के साथ जो नॉट आप यूज करते हैं तो नॉट कहां आता है, टू से पहले आता है। तो इस सेंटेंस का फॉर्मेशन यूं होना चाहिए कि डिसअपॉइंटेड नॉट टू हैव, और फिर जब हैव हम मेरे भाई लिखेंगे तो यहां पर हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यानी नॉट टू हैव सीन माई फ्रेंड्स व्हाइल आई वॉज इन न्यू दिल्ली ऑन वेकेशन दिस समर, तब जाकर सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए यहां पर मैं एक चीज और आपको बता दूं चलते चलते, चूंकि हमें सीखना है और इस तरह से सीखना है ताकि एग्जाम में हमारे लिए वो क्या हो, वैल्यूएबल हो, ठीक है। अब देखिए ये तो आपने सुन लिया कि भाई यहां पर सेंटेंस क्या होना चाहिए, नॉट टू हैव सीन। मान लिया जाए यहां पर नॉट टू हैव सीन लिख दिया जाए, तब तो सेंटेंस सही है। लेकिन इसमें एक और पॉसिबिलिटी है जहां पर गलती की जा सकती है ना। कभी कभी इस तरह की चीजों को भी गलत करके दिया जाता है, जैसे कि यहां पर देखिए आपने लिख रखा है फ्रेज क्या, ऑन वेकेशन दिस समर, ये हमारा फ्रेज है, ठीक है, ऑन वेकेशन दिस समर। अब ऑन वेकेशन पूरा फ्रेज होता है, अब इस ऑन की जगह पे कभी कभी एग्जाम में क्या किया जाता है, इन लिख कर दे दिया जाएगा, इन वेकेशन, है ना, दिस समर, ठीक है, तो वो लिखना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस आपने लिखा है, द कंपनी हैज 1,000 ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस। यानी कंपनी के जो है 1,000 कस्टमर्स हैं जो बिल्कुल, है ना, उसकी सर्विस के साथ क्या है, बिल्कुल खुश है।
अब देखिए यहां पर किस पार्ट में एरर है, यहां पर देखिए दो जगह प्रपोजिशन मैंने लिख रखा है, विद भी है यहां पर और यहां पर देखिए प्रपोजिशन ऑफ भी है। और हमारा जो एरर वाला पार्ट है वो दरअसल ये पहला वाला पार्ट ही हमारा क्या है, एरर वाला है। यहां पर प्रपोजिशन ऑफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, है ना, इसकी वजह समझिए। हालांकि आपने कभी पढ़ा होगा, ठीक है, सुनते भी जाइए, समझते भी जाइए, है ना, और लाइक सब्सक्राइब भी करते जाइए और दूसरों तक शेयर भी करते जाइए, ताकि जो लोग भी, है ना, फायदा उठाना चाहें वो फायदा उठा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, है ना, ये इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें क्या हो सके, पहुंच सके। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस तरह के, है ना, जो इंटरेस्टिंग, है ना, क्लास है मैं आपके सामने लेकर आता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया है, ऑफ लिख रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहां से ऑफ को रिमूव करना होगा। अब समझिए यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है। आपने कभी सुना होगा 1000, जैसा कि मैंने लिख रखा है 1000, 100, है ना, डजन, है ना, ठीक है, मिलियन या फिर बिलियन, है ना, ईटीसी, इस तरह के वर्ड्स हों, है ना, ठीक है, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसका यूज कहीं ना कहीं डेफिनिट नंबर और इनडेफिनिट नंबर्स दोनों के लिए किया जाता है, समझिएगा। तो जब इन वर्ड्स का प्रयोग डेफिनिट नंबर के लिए किया जा रहा हो तो याद रहे कि इसके बाद कभी भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। अब यहां पर देखिए 1000 आपने लिखा है ना, यानी 1000 1000 की आप बात कर रहे हैं, मतलब आप निश्चित संख्या की बात कर रहे हैं, डेफिनिट नंबर की बात कर रहे हैं, लिहाजा यहां पर प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। अब आप कहेंगे मुझसे कि भाई हम कैसे इन वर्ड्स को जानेंगे कि ये डेफिनिट नंबर है या इनडेफिनिट नंबर है। तो याद रहे जब कभी भी इन वर्ड्स के पहले, है ना, मिलियन, बिलियन या डजन या 100 या 1000 के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल आ का प्रयोग किया गया हो, या फिर किसी कॉर्डिनल नंबर जैसे 2 है ना, 3 है ना, ईटीसी, इस तरह के वर्ड्स का यूज किया गया हो, जैसे 2000 लिख दिया जाए, 300 लिख दिया जाए, 2 डजन लिख दिया जाए, तो उस कंडीशन में ये वर्ड्स हमारे क्या माने जाते हैं, डेफिनिट नंबर माने जाते हैं। लिहाजा वहां पर हम इसके बाद कभी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हां, इन वर्ड्स के साथ प्रपोजिशन का प्रयोग भी किया जाता है। कब, जब ये क्या होगा, इनडेफिनिट नंबर होगा। और ये इनडेफिनिट कब होगा, जब इन वर्ड्स के पहले डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के पहले आप कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रहे होंगे और ना ही इसके पहले कोई नंबर यूज कर रहे होंगे, तो ये क्या होगा, इनडेफिनिट होगा। फिर ये प्लूरल फॉर्म में भी होगा और इसके बाद प्रपोजिशन भी यूज करेंगे। यानी हम क्या लिखेंगे, thousands of, hundreds of, dozens of, millions of, billions of, trillions of, इस तरह से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो शायद मेरा मानना है कि आप समझ गए होंगे। तो यहां से ऑफ को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तब जाकर सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अगला सेंटेंस आपने लिख रखा है, जो कि हम 5वां सेंटेंस पे बात कर रहे हैं, है ना। अगले सेंटेंस को लिख रखा है जो कि 5वें सेंटेंस पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहां पर आपने क्या लिख रखा है, दे हैव बीन रिसाइडिंग एट दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, यानी वो लोग इस शहर में पिछले 2 दशक से क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। अब देखिए सेंटेंस हमने परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा है ना। और यहां पर देखिए आपने अभी सुना भी था कि पीरियड ऑफ टाइम हम कैसे मानेंगे, जब क्या आ रहा हो, आर्टिकल या नंबर आ रहा हो टाइम के पहले। यहां पर देखिए आर्टिकल मैंने लिख रखा है और नंबर के साथ भी लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहां पर फॉर जो प्रपोजिशन आपने यूज किया ये बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन यहां पर गलती कहां पे है, यहां पर एरर जो है वो बी वाले पार्ट में एरर है आपका। यहां पर आपने जो एट लिख रखा है, ये एट पूरी तरह से क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है भाई, इसलिए कि रिजाइड जब वर्ड हम यूज करते हैं तो रिजाइड के साथ कभी भी एट नहीं होता, बल्कि रिजाइड के साथ क्या होता है, इन होता है। यानी रिजाइड इन जब आप कहेंगे, यानी किसी जगह रहना, किसी शहर में रहना, तब जाकर सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहां पर एट को किससे रिप्लेस करना होगा, इन से रिप्लेस करना होगा, तब जाकर सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं और फिर मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अगला सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने 5 सेंटेंसेस किया, 5 कॉमन एरर्स हम लोगों ने किया, 6 देखें आप। अगला सेंटेंस आपने लिखा है
You can eat as much as you like at the newly lunch bar. यानी आप जितना जी चाहे आप खाएं, कहां पे? एट न्यूली लंच बार, यानी जो नया नया लंच बार है उस नए लंच बार में आप क्या करें? जितना चाहे उतना खाएं। अब देखिए ये इसमें बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यहां पे जो एरर है हमारा वो सी पार्ट में एरर है भाई, यानी एट न्यूली, है ना, लंच बार जो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है इसी में क्या है? एरर है। अब यहां पर बेसिक सी बात क्या है, मैं अक्सर बोलता भी रहता हूं और आपने भी सुना होगा कि प्रपोजिशन का यूज जो दरअसल करते हैं वो किसके पहले करते हैं? किसी नाउन के पहले प्रपोजिशन आता है या किसी प्रोनाउन के पहले प्रपोजिशन आता है। कभी भी किसी एडवर्ब के पहले हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो न्यूली वर्ड है ना, ये दरअसल क्या है? एडवर्ब है। ये क्या है? हमारा एडवर्ब है। और हमने प्रपोजिशन किसके पहले प्लेस कर दिया? एडवर्ब के पहले प्लेस कर दिया, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, है ना भाई। और दूसरी बात ये भी कि ये न्यूली वर्ड जो आ रहा है वो दरअसल किसके लिए आ रहा है? लंच के लिए आ रहा है, यानी नाउन के लिए आ रहा है। तो नाउन के लिए जो आने वाला वर्ड होगा वो एडवर्ब कभी नहीं हो सकता, वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो जब यहां पर न्यूली की जगह पर आप क्या लिखेंगे? न्यू लिखेंगे, तब वो इस नाउन का क्या होगा? डिस्क्रिप्शन होगा, है ना। और फिर ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों मिलकर फ्रेज बनेगा किसके साथ? एट के साथ। लिहाजा यहां पर प्रपोजिशन की गलती नहीं है, बल्कि यहां पर जो वर्ड एडवर्ब यूज कर लिया है वो गलत है। और हमें पता होना चाहिए कि भाई प्रपोजिशन के बाद एडवर्ब तो आ ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव नाउन के साथ आएगा। तो चूंकि यहां पर नाउन कौन आ रहा है? लंच आ रहा है, तो लंच के लिए हम एडजेक्टिव क्या यूज करेंगे? न्यू वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, The teacher made the boys to do the sum all over again. यानी पूरा का पूरा दोबारा क्या किया उसने? टीचर्स ने क्या किया? एक तरह से टोटल करवाया, है ना। अब देखिए यहां पर जो एरर है वो क्या एरर है? यहां पर जो टू प्रपोजिशन आ रहा है ये दरअसल क्या है? हमारा एरर है। अब समझिए ये एरर कैसे है। इस सेंटेंस में दरअसल कॉजेटिव वर्ब का यूज किया गया है ना। आपने कभी सुना और पढ़ा होगा कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके बाद बेयर इंफिनिटिव आता है। क्या आता है? बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव का मतलब पहली बात तो इंफिनिटिव आप जाने इंफिनिटिव क्या होता है। इंफिनिटिव कहलाता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी जिस सेंटेंस में भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? इंफिनिटिव के नाम से जानते हैं। टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को किस नाम से जानते हैं? इंफिनिटिव के नाम से जानते हैं। तो बेयर इंफिनिटिव का मतलब ये होता है कि जिसके टू को क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है और वहां पर वर्ब के सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? बेयर इंफिनिटिव के नाम से जानते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो सेंटेंस में कहीं ना कहीं कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। तो जब उसके बाद इंफिनिटिव आता है तो वो क्या आएगा? बेयर इंफिनिटिव आएगा, यानी सिर्फ वर्ब का क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी उसके साथ आप टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और उन वर्ब्स में से एक वर्ब क्या है? हमारा मेक है ना। मैं उन वर्ब्स को लिख दे रहा हूं, आप राइट डाउन कर लें, आपको इस तरह के क्वेश्चंस और भी मिल जाएंगे। जब कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में क्या आ रहा हो? मेक आ रहा हो। मेन वर्ब के रूप में क्या आ रहा हो? गेट आ रहा हो। मेन वर्ब के रूप में क्या आ रहा हो? हैव आ रहा हो। मेन वर्ब के रूप में क्या आ रहा हो? बिड लिख कर आ रहा हो। मेन वर्ब के रूप में क्या आ रहा हो? सी आ रहा हो। या मेन वर्ब के रूप में क्या आ रहा हो? वॉच आ रहा हो। अगर इस तरह के वर्ब्स लिखे हुए हैं और इसमें आप लेट को भी ऐड कर लें, है ना। लेट का मामला थोड़ा सा अलग है ना। चूंकि लेट को जो है एक्टिव वॉइस में लिखा जाए चाहे पैसिव वॉइस में लिखा जाए, लेट के साथ कभी भी इंफिनिटिव का टू नहीं आता। जबकि ये वर्ब्स ऐसे हैं कि जब एक्टिव वॉइस में इन वर्ब्स को हम लिखते हैं तो इसका इंफिनिटिव का टू तो छुपा रहता है, लेकिन जब इन्हीं वर्ब्स को आप पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो उसके इंफिनिटिव के टू को लिखना होता है। इसी वजह से मैंने लेट को क्या किया है? ब्रैकेट में ले लिया है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब कभी भी मेक या गेट या हैव या बिड या सी या वॉच मेन वर्ब के रूप में आ रहा हो और सेंटेंस किस में लिखा गया हो? एक्टिव वॉइस में लिखा गया हो, तो इन वर्ब्स के बाद जो भी मेन वर्ब का फॉर्म होगा, यानी फॉर्म मेन वर्ब तो यही होगा, इसके बाद जो भी वर्ब का फॉर्म होगा वो दरअसल वर्ब नहीं होगा, है ना, बल्कि वो क्या होगा? इंफिनिटिव होगा, लेकिन उसका टू क्या होगा? हिडन होगा। जैसा कि यहां पर देखिए मेन वर्ब हमारा कौन है? मेड है,
मेन वर्ब कौन है? मेड है। और इसके बाद यहां पर वर्ब का एक और फॉर्म आ रहा है जो कि वर्ब नहीं है बल्कि क्या है? इन्फिनेटिव है। भाई वर्ब तो सेंटेंस में एक ही बार आएगा ना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो आता है वो हमारा क्या होता है? वर्ब वो कहलाता है। और बाकी आगे जितने भी वर्ब्स के फॉर्म्स होंगे सेंटेंस में वो कभी भी वर्ब नहीं कहलाएगा, या तो वो इन्फिनेटिव होगा या तो वो क्या होगा? जिरंड के रूप में आ रहा होगा। ठीक है, समझिएगा इस बात को। तो यहां से टू को आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, सॉरी रिप्लेस नहीं बल्कि आपको रिमूव करना पड़ेगा। चूंकि ये मेड के साथ आ रहा है, मेन वर्ब कौन आ रहा है? मेड आ रहा है। और सेंटेंस किस में लिखा गया है? एक्टिव वॉइस में लिखा गया। आपने यही तो सुना कि मेक, गेट, हैव, बेड, सी, वॉच, ये सब वर्ब्स जब एक्टिव वॉइस में लिखकर आ रहा हो तो इसके बाद आने वाले इंफिनिटिव के टू को यानी उस प्रपोजिशन को एक तरह से हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, उस वर्ड को हम यूज नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपने लिखा है आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग देयर इमीडिएटली, यानी मैंने उसके जल्दी जाने पर क्या किया? जोर डाला। अब देखिए ये जो सेंटेंस हमारा है ये पूरी तरह से करेक्ट है। हमें पता होना चाहिए इंसिस्ट के साथ क्या होता है? ऑन होता है। अब इंसिस्ट के साथ ऑन तो होता है लेकिन कभी कभी इसके साथ प्रपोजिशन चेंज करके दे देगा। इंसिस्ट के साथ इन भी लिखकर दे दिया जाता है या इंसिस्ट के साथ एट लिखकर आपको दे दिया जाएगा, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि इंसिस्ट के साथ क्या होगा? ऑन होगा। लेकिन हाँ अगर हम असिस्ट वर्ड यूज कर रहे होंगे तो असिस्ट के साथ प्रपोजिशन क्या होता है? इन होता है। यानी असिस्ट अगर किसी सेंटेंस में आ रहा हो, लिख लें आप क्या? असिस्ट के साथ हम प्रपोजिशन क्या करते हैं? इन यूज करते हैं। और इंसिस्ट के साथ क्या होता है? ऑन होता है। चूंकि असिस्ट इंसिस्ट कहीं ना कहीं बोलने में है ना एक जैसा लग रहा होता है, इस वजह से कभी कभी क्या होगा कि इंसिस्ट के साथ भी इन लिखकर हमें सेंटेंस में दे दिया जाता है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। मैं इसे मिटा दूं ताकि दूसरी बात को मुझे बताना क्या हो? आसान हो सके। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं। शायद मेरा मानना है कि आपने लिख भी लिया होगा मेक, गेट, हैव, बिड, सी, वॉच। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिसका एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव का टू क्या होता है? छुपा होता है। यानी इन वर्ब्स को जब हम एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो इसके साथ आने वाला इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव होगा यानी विदाउट टू के होगा। लेकिन जब इन्हीं वर्ब्स को हम पासिव में लिखेंगे तो इसके इन्फिनेटिव के टू को लिखा जाएगा। लेकिन लेट ऐसा वर्ब है, चाहे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया हो चाहे पासिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया हो, लेट के साथ कभी भी हम टू का यूज नहीं करते। ठीक है, अगला सेंटेंस, एक सेंटेंस अभी और देख लें हम लोग, फिर आगे मैं फिर लिखूंगा। अभी आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा ये सेशन, है ना? ठीक है, लेकिन अपने दोस्तों तक बढ़ाते रहें, वीडियोस भेजते रहिए ताकि सबको फायदा हो। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, आपने लिखा है ही वेंट टू मुंबई विद अ व्यू टू सिक्योर अ जॉब, है ना? वो मुंबई गया किस लिए? कोई जॉब मिल जाए। अब देखिए इस सेंटेंस में एक फ्रेज आ रहा है विद अ व्यू टू, ठीक है ना? और इस फ्रेज के बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिक्योर लिखा गया है। और अक्सर ऐसा होता है कि वो फ्रेज जिसमें क्या आ रहा होता है? टू आ रहा होता है, उसके साथ अक्सर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखकर गलत किया जाता है। चूंकि आम सी बात है, एक माइंडसेट हमारा होता है हम स्टूडेंट्स का कि भाई टू के बाद क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ये हमारा माइंडसेट होता है ना? जबकि ऐसा हर जगह नहीं होगा। देखिए जब कभी भी विद अ व्यू टू फ्रेज आ रहा हो, याद रखिएगा इसके बाद हमेशा क्या होता है? जिरंड फॉर्म होता है। इस प्रपोजिशन के बाद आप क्या करेंगे? जिरंड फॉर्म यूज करेंगे। इस तरह के मैं और भी फ्रेज बोल रहा हूं, जैसे आप राइट डाउन करना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे विद अ व्यू टू होता है, अकस्टम्ड टू होता है ना? ठीक है, इसी तरह से आप लिख सकते हैं हैबिचुएटेड टू होता है, ठीक है, या फिर डेडिकेटेड टू होता है ना? ठीक है, या फिर यूज टू भी होता है ना? इस तरह के फ्रेजेस के साथ हम क्या करते हैं? जिरंड फॉर्म यूज करते हैं, इंफिनिटिव यूज नहीं करते। यानी टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, बल्कि यहां पर क्या आएगा? वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। चलिए और भी आगे हम लोग कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं इस सेशन में, फिर अगले सेशन में और भी हम लोग सेंटेंसेस करेंगे। चलिए एक 10वां सेंटेंस हम लोग देखते हैं, है ना? आपने क्या लिख रखा है? द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट विद हिज हाउस नीडेड रिपेयर्स। यानी टीचर ने कहा कि वो बिल्डिंग जो उसके घर से जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, उसे रिपेयरिंग की क्या है? जरूरत है।
ये सेंटेंस में कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन सी बात है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आया है जिसके साथ फिक्स प्रपोजिशन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और वो वर्ड हमारा क्या है, एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट के बारे में याद रखिएगा, कभी भी एडजेसेंट वर्ड लिख कर आ रहा हो तो एडजेसेंट के साथ कभी भी विद नहीं आता, बल्कि एडजेसेंट के साथ क्या आता है, टू आता है ना। क्या लिखेंगे, एडजेसेंट टू हिज हाउस। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, यानी बच्चे स्टूडेंट्स जो है चीफ गेस्ट के अराइवल का क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अब देखिए यहां पर अवेट लिखा गया है और ये अक्सर आता रहता है सेंटेंस में, अवेट के साथ फॉर यूज कर दिया जाता है, जबकि अवेट ऐसा वर्ड है जिसके साथ किसी प्रपोजिशन का हम यूज नहीं करते, जबकि इसी से मिलता जुलता इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, वेट वर्ड होता है, और वेट के साथ हमेशा क्या आता है, फॉर आता है। तो वेट फॉर चुके हुआ करता है, इस वजह से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया जाता है, अवेट के साथ भी फॉर लिख कर दे दिया जाता है। और इस जैसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं यूज होता है, जैसे रिजेंबल के साथ विद या टू लिख दिया जाता है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऑर्डर के साथ फॉर लिख कर दे दिया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। एम्फेसाइज के साथ ऑन या अपॉन, या इफेक्ट के साथ ऑन या अपॉन भी लिख दिया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। मैं इस तरह के वर्ड्स भी आपको करवाऊंगा आगे सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। अभी बस आप जान लें कि अवेट ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, है ना। ठीक है, बल्कि हम फॉर किसके साथ यूज करते हैं, वेट वर्ड के साथ यूज करते हैं, लिहाजा यहां से फॉर को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तब जाकर सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला सेंटेंस देखिए, आपने क्या लिखा, पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, यानी वो लोग जो खुद शीशे के घर में रहते हो उसे पत्थर नहीं मारने चाहिए, है ना। ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। अब देखिए यहां पर सिंपल सी बात है, ऑन प्रपोजिशन आया है और हमें पता है कि ऑन प्रपोजिशन जो हम यूज करते हैं दरअसल प्लेस के लिए हम यूज नहीं करते, बल्कि वो सरफेस वगैरह की बात करता है या कंडीशन की बात करता है। लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां पर तो प्लेस की बात हो रही है, और प्लेस को बताने के लिए जनरली जो हम प्रपोजिशन यूज करते हैं वो या तो इन यूज किया जाता है या तो एट यूज किया जाता है। तो यहां पर चूंकि कवर्ड एरिया की बात कर रहे हैं, हाउसेस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ऑन की जगह पे क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए। जब यहां पर आप इन लिखोगे तब जाकर सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आज के सेशन में ये कुछ सेंटेंसेस थे, कुछ कॉमन एरर्स थे जो कि प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस थे, उस चीज को हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में फिर हम लोग किसी दिन जो है ना प्रपोजिशंस के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम लोग जो है ना जो हमारा चैप्टर चल रहा था वॉइस का चैप्टर, उस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद किसी दिन हम लोग वोकैब को लेकर भी आएंगे, है ना। ओके, थैंक यू आज के सेशन के लिए।